जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आई एम हियर योर एच जी सर, here to teach you the 11th 12th BCom as well as law chapter on my YouTube channel free of cost। तो फ्रेंड्स, आज अपन मिले हैं बिजनेस मैनेजमेंट का फास्ट ट्रैक सीरीज का पार्ट 3 करने के लिए। ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूं मैं मेरे YouTube पे। आई थिंक आपने वो दोनों पार्ट देख लिए होंगे। आज अपन बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। देखो, मेरी फास्ट सीरीज ट्रैक सीरीज आपको पर डे मिल रही है। प्लीज़ आप कंसंट्रेशन से पढ़ो, और अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में बता सकते हो। कमेंट सेशन में नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके आप मेरे को बता सकते हो कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवा रहा हूँ आपकी, और मैं भी यही सोचता हूँ कि आपने भी अच्छी तरह प्रिपरेशन कर ली होगी। तो गाइज, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है मेरे एच जी सर के बच्चे ऑलवेज रेडी रहती है पढ़ने के लिए। तो चलिए गाइज, अब स्टार्ट करते हैं अपन। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अपन बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अपन आज स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो क्या बोलता है ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो देखो, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ के आए हैं। तो फंक्शन कौन कौन से होते हैं? पोस्ट डीसी, जिसके अंदर प्लानिंग आता है, आपका ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। ये सारे के सारे फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है। अगर अपन को अपनी सक्सेसफुल मैनेजमेंट लगानी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अपन को जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसको भी सक्सेसफुली यूज करना पड़ेगा। मतलब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा, जिससे कि जो अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल है ना, वो अचीव हो जाए। समझ में आई बात? तो अब पढ़ते हैं अपन प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग क्या बोलते हैं? जस्ट अ मिनट। हाँ, प्लानिंग क्या बोलते हैं? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का। बिना प्लानिंग आप कोई भी आप अपना ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो चला नहीं सकते, और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है ना, वो अचीव नहीं हो सकते। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ऑल द फंक्शन आर बेस्ड ऑन इट। सारे के सारे जो आपके फंक्शन है ना, वो प्लानिंग के ऊपर ही बेस्ड होंगे। लाइक एक एग्जांपल उठाता हूँ। मान लो कि मैंने सोचा है कि मैं मतलब एक इंस्टीट्यूट ओपन करूंगा। तो पहले मैंने क्या करा? पहले मेरा प्लान क्या, मतलब मेरे माइंड में एक प्लान सेट आया कि मेरे को मेरे इस एरिया के अंदर मेरे नाम का इंस्टीट्यूट ओपन करना है। तो मैंने क्या हुआ? मेरा प्राइमरी फंक्शन हुआ। अगर मैं मान लो प्लान ही नहीं करूंगा, तो क्या मेरे और फंक्शन, मतलब जो बाकी ये फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्या ये मेरे प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से यूज हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ऑल द फंक्शन आर बेस्ड ऑन इट। अगर अपन प्लानिंग ही करेंगे, मतलब अगर अपन ने प्लानिंग कर ली, तो ऑब्वियसली बात है ना, सारे के सारे जो और बाकी के जो फंक्शन है, वो प्लानिंग के ऊपर ही चलते रहेंगे। आई बात समझ में? प्लानिंग इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल द मैनेजर वर्क। प्लानिंग सभी मैनेजर वर्क का बिगिनिंग होता है। कोई भी काम होता है आपका मैनेजर से रिलेटेड, कोई भी अगर आपका ऑफिस से रिलेटेड काम होता है ना, तो उसमें प्लानिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस देती है। मतलब वो बिगिनिंग को प्ले करती है। प्लानिंग डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ फ्यूचर एक्शन। प्लानिंग अपन को बताती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में अपना होगा क्या, ये अपन को कौन बताती है? प्लानिंग बताती है। इट सर्व्स एज अ कंपास एंड शो द राइट डायरेक्शन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक एक्शन टू अटेन इट्स गोल। मतलब ये कंपास की तरह यूज होती है, और अपन को एक सही डायरेक्शन बताती है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो राइट स्टेप ले सके और अपने जो गोल्स है ना, उसको अचीव कर सके। आई बात समझ में? इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर एक्शन। ये ब्लूप्रिंट दिखाता है फ्यूचर एक्शन का। मान लो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये अपन को आज ही बता देता है। समझ में आई बात आपको? तो ये ब्लूप्रिंट है। मतलब जैसे होता है ना कि मतलब भाई एक ब्लूप्रिंट मतलब स्कूल वाले भी देते हैं कि पेपर में क्या आने वाला है, तो ऐसे ही मतलब ये फ्यूचर में होने क्या वाला है, उसका ब्लूप्रिंट अपन को प्लानिंग के अंदर ही मिल जाता है। प्लानिंग मीन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। प्लानिंग का मतलब क्या है कि अपन फ्यूचर में डिसाइड करें कि क्या होने वाला है। डिसाइडिंग इन फ्यूचर व्हाट इज हैपनिंग। समझ में आया? उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज लुकिंग अहेड। मतलब फ्यूचर के बारे में स्टडी करना तो प्लानिंग ही कहलाती है। प्लानिंग इज परफॉर्म जनरली एट ऑल लेवल। हर लेवल पे आपकी प्लानिंग होगी, हर लेवल पे, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, आपका लोअर लेवल हो, या फिर आपके वर्कर प्लेटफॉर्म लेवल हो, हर लेवल पे आपकी प्लानिंग ही होगी।
बट पार्शलिटी एट टॉप लेवल ओनली, मतलब अपन को पता चल जाता है कि भाई हर लेवल पे प्लानिंग होती है, बट अपने यहाँ पर बताया गया कि टॉप लेवल पे सबसे ज़्यादा प्लानिंग होती है, क्योंकि टॉप लेवल वाले जो CEO है वो सब क्या देखते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं, वो सभी डिफरेंट पार्टनर के बारे में प्लान बनाते रहते हैं कि भाई आज अपन को ये टारगेट सेट करना है, या फिर अपना इस महीने के अंदर ये टारगेट है, अपन को ये प्लान करना चाहिए, अपन को ये प्लान करना चाहिए। तो टॉप लेवल पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब सारा का सारा प्रेशर जो होता है ना, वो सारा का सारा प्रेशर टॉप लेवल पे होता है, इसलिए ही प्लानिंग सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है टॉप लेवल के ऊपर। आई बात समझ में? अब इसके अंदर 4W फॉर्मूला होता है, प्लानिंग के अंदर 4W फॉर्मूला होता है। कौन सा? व्हाट टू डू, क्या कर रहे हो, व्हाई टू डू, क्यों कर रहे हो, बाय whom टू डू, किसके लिए कर रहे हो, वेयर टू डू, और कहाँ कर रहे हो। ये चार क्वेश्चन मतलब प्लानिंग करते हैं ना जब अपन को आता है, मतलब व्हाट टू डू, क्या कर रहे हो आप। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे को एक इंस्टीट्यूट खोलना है, व्हाई टू डू, भाई ये इंस्टीट्यूट आप क्यों खोल रहे हो, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। बाय whom टू डू, किसके साथ कर रहे हो, फिर किसके लिए कर रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ मैं। वेयर टू डू, कहाँ पर, मतलब आपकी लोकेशन कहाँ है, जब मतलब आप अपना इंस्टीट्यूट खोल लोगे तो वेयर टू डू, कहाँ पर आप अपना इंस्टीट्यूट खोलोगे। ये चार क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मिल गया तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आई बात समझ में? अब बात करते हैं अपन सेकंड पार्ट के बारे में, जिसका बोलते हैं सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा होता है? ऑर्गेनाइजिंग होता है। प्लानिंग डन बाय मैनेजर विल रिमेन ऑन पेपर ओनली इफ फ्यूचर स्टेप आर नॉट टेकन। मतलब इसमें बताया गया प्लानिंग है ना वो मैनेजर डन करता है और वो पेपर पे लिखी रहती है, अगर कोई फ्यूचर स्टेप नहीं लिया। अगर आपने भाई मैंने बता दिया कि भाई मेरे को इंस्टीट्यूट खोलना है, मैंने माइंड में सोच लिया कि मेरे को इंस्टीट्यूट खोलना है, अगर मान लो मैंने इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, मान लो मैंने सारी चीज़ लिख दी कि भाई प्लान ऐसे करूँगा फलाना, मतलब सब चीज़ सब टोटली सारी चीज़ लिख दी उसके अंदर कि ऐसे ऐसे मैं प्लान बनाऊंगा, ये मेरे को करना है, सब करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, मैंने सब लिख दिया, बट मैंने कुछ ना कुछ उसमें मतलब कुछ नहीं किया, प्लानिंग करके मतलब एक पेपर शीट में लिख दिया और उसके बाद में मैंने कुछ नहीं छेड़ा। आई बात समझ में? तो ये क्या है, मतलब प्लानिंग डन बाय मैनेजर, एक मैनेजर ने कर दी, विल रिमेन ऑन पेपर ओनली, वो पेपर में ही लिखी रहेगी, इफ फ्यूचर स्टेप आर नॉट टेकन, अगर आपने उस प्लानिंग को फ्यूचर स्टेप मतलब आपने लेके नहीं आए मतलब मार्केट के अंदर, तो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, वहां पर रखी की रखी रह जाएगी। हैंस द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग शुड बी फॉलोड। प्लानिंग के बाद जस्ट ऑर्गेनाइजिंग फॉलो होता है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कलेक्टिंग, असेंबलिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह इकट्ठी करना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सभी को एक जगह पर लेके आना, एक जगह पे लेके आना, उसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट ऑर्डर एंड सिस्टम बाय ब्रिंगिंग वेरियस एलिमेंट सच एज कैपिटल हो गया, मशीनरी हो गया, मटेरियल हो गया, पर्सोनल हो गया, वर्कर एक्सेट्रा, मतलब इन सभी को लेके आना, मतलब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्टिवली काम करवाना। जैसे मैंने सोचा कि भाई मेरे को एचजी सर इंस्टीट्यूट खोलना है, अब मैंने सोच तो लिया, अब मैं ऑर्गेनाइज कैसे करूँगा, मैंने वहाँ पर जाके देखा कि भाई मैंने प्लेस देखा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके ऊपर मतलब मैंने मेरी बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है मेरे को क्या क्या चाहिएगा, मशीनरी भी चाहिएगी, लैंड भी चाहिएगा, लेबर भी चाहिएगी, कैपिटल भी चाहिएगी, और ऑब्वियसली मैं खुद भी चाहिएगा, भाई उसको संभालूं भी तो गा। आई बात समझ में? तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्टिवली लेके आना, उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। आई बात समझ में? थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस। अब आपने प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइज कर दिया, मान लो मैंने कि मतलब एक इंस्टीट्यूट बना के छोड़ दिया, रख दिया, अब मैं क्या करूँगा, स्टाफ ढूंढूंगा। जैसे स्टाफ ढूंढूंगा, जैसे कि मान लो 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक सब्जेक्ट और कोई टीचर पढ़ाने वाला है, अब मैं देख रहा हूँ स्टाफ, समझ रहे हो? तो स्टाफ का मतलब क्या है, स्टाफिंग का मतलब क्या है, स्टाफ को एम्प्लॉय करना, मतलब स्टाफ लेके आना अपने बिजनेस के अंदर। आई बात समझ में? तो स्टाफिंग अपन को हेल्प करता है कि राइट पर्सन राइट प्लेस पे बैठे। लाइक मेरे को बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ानी आती है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ानी आती है, लॉ पढ़ाना आता है, तो मैं 3 सब्जेक्ट संभाल सकता हूँ, बट मेरे को मैथ नहीं आती, तो मैंने मैथ के लिए एक मैथ वाले टीचर को हायर किया, ना कि साइंस वाले को। समझ में आया? तो स्टाफिंग अपन को हेल्प करती है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे शिफ्ट करवाने के लिए, जिससे कि उसको उसकी स्पेशलाइजेशन हो। अब मान लो मैथ वाले टीचर मैंने मैथ के लिए अपॉइंट करा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसको नॉलेज रहेगी ना मैथ की, तो वो मैथ पढ़ा सकता है। अगर मान लो मैथ की मतलब मेरे को पढ़ाना मैथ है
और मैं साइंस का टीचर लेके आ रहा हूँ, तो क्या वो अच्छी तरह पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा ना। तो इसलिए राइट पर्सन को राइट प्लेस पे शिफ्ट करवाना, वो अपन को हेल्प कौन करता है? स्टाफिंग हेल्प करती है। अलॉटिंग द राइट जॉब एंड राइट टाइम, मतलब स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन, अच्छा मतलब राइट पर्सन फाइंड आउट करना और राइट प्लेस पे बिठाने के लिए, और अलॉटिंग द राइट जॉब, उसको एक राइट जॉब मतलब उसको उसके अनुसार ही जॉब, उसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ही उसको जॉब मिल रही है, और एक राइट टाइम पे उसको जॉब मिल रही है। आई बात, ये कौन हेल्प करता है? स्टाफिंग हेल्प करता है। स्टाफिंग ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग टू पर्सनल टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड अवॉइड वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी। तो स्टाफिंग के अंदर क्या होता है? वो है ना इंक्लूड करता है ट्रेनिंग देना, मतलब जैसे आज के टाइम में आप देखोगे ना, आप कभी भी मतलब कोई भी आगे जाके जॉब करोगे तो आपको पहले ना 6 या फिर 3 मंथ या फिर 8 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है, समझ में आए? वो किस लिए दी जाती है? ताकि आप वो काम सीख सको और आप अपना एफिशिएंसी और इफेक्टिवली और एफिशिएंसी से आप काम कर सको, जिससे कि अपन को जो वेस्टेज है ना वो कम हो। आज बात समझ में। फोर्थ क्या बोलता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। अब इसके अंदर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना वर्कर की, वो स्टार्ट होगी किसके हेल्प से? डायरेक्टिंग की हेल्प से। डायरेक्शन डील विद मेकिंग द वर्कर लर्न टेक्निक टू परफॉर्म द जॉब असाइंड टू देम, मतलब डायरेक्शन हेल्प करती है वर्कर को कि वो जो टेक्निक आपको सिखाएगा और आप उसी हिसाब से काम करोगे, जिससे कि आपकी जो मैनेजमेंट है ना वो अच्छी तरह यूटिलाइज होता है और आप एफिशिएंसी से और इफेक्टिवली से काम कर सको, और जो आपको जॉब मिली है ना आप उसको अच्छी तरह से मतलब परफॉर्म कर सको। डायरेक्टिंग इंक्लूड गाइडेंस, मतलब जो आपके ऊपर होगा ना वो आपको गाइडेंस देगा, सुपरविजन देखभाल रखेगा आपकी, और मोटिवेशन देगा। मतलब डायरेक्टिंग के अंदर क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा आपको, मतलब जो आपके जो ऊपर बैठा होगा ना बड़ा, मतलब जैसे आप मान लो कि एक वर्कर में मतलब वर्कर लगे हुए हो एक कंपनी के अंदर, तो आपके ऊपर जो बैठा है ना वो आपको मोटिवेशन करता रहेगा, जिससे कि आप अपना जो काम है ना वो अच्छी तरह करोगे, इफेक्टिवली काम करोगे, ताकि वेस्टेज कम होगा। तो ये अपन को हेल्प कौन करता है? डायरेक्टिंग हेल्प करता है। आई बात समझ में। अब कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ harmonization of different activity within the enterprises with reference to time, process of work, performance of standard etc। मतलब कोऑर्डिनेशन है ना वो क्या होता है? मतलब मिलजुल मिल के काम करना, साथ के साथ काम करना। मतलब जितने भी आप मान लो कि एक ब्रांच के अंदर आप मान लो 100 एम्प्लॉयज़ लगा रखे, तो 100 एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब 100 एम्प्लॉयज़ के बीच में मतलब एक ही गोल होना चाहिए। ये नहीं है कि वो अपने बारे में सोच रहा है, वो खुद के बारे में सोच रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा है, नहीं, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी विद इन द एंटरप्राइजेस विद रेफरेंस टू टाइम, प्रोसेस ऑफ वर्क, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एक्सेट्रा। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप बोल सकते हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपकी मैनेजमेंट सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती। अगर आपका कोऑर्डिनेशन है मैनेजमेंट के साथ तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन ना वो अच्छी तरह काम करेगी। ऑल पर्सनल एंड डिपार्टमेंटल एक्टिविटी आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कोई पर्सनल है, जो कोई डिपार्टमेंटल एक्टिविटी जो भी परफॉर्म हो रही है ना, वो उन सभी का एक ही टारगेट होना चाहिए, एक ही कॉमन गोल होना चाहिए कि अपन को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। उसको अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। आई बात समझ में आए? सॉरी, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली बात है, कम्युनिकेशन म्यूचुअल ट्रांसफर मतलब जो आपसे बड़ा बैठा है वो आपसे पोलाइटली बात करे, आप अपने से बड़ों से पोलाइटली बात करो, आप अपने साथ के बंदों से पोलाइटली बात करो, जिससे कि क्या होगा भाई, दोनों का बिहेवियर भी अच्छा होगा, दोनों का मतलब बातचीत होगी, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो कम्युनिकेशन भी आपको हेल्प करती है आपके मैनेजमेंट को सक्सेसफुल रन करवाने के लिए। थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन बाय यूजिंग सिंपल, लोकल एंड ambiguous language, a manager can create a feeling
ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ देयर सबॉर्डिनेट। मतलब अगर आप अच्छे से प्यार से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अगर आप अपने ऊपर लेवल वाले बंदों से बात करोगे तो वो क्या करेंगे, आपके अंदर फीलिंग जगाएंगे किसकी, बिलोंगिंगनेस की, और अपन और आपको ना अपना पार्ट बना लेंगे। मतलब आपको अपना पार्ट इन द सेंस कि अपने सबॉर्डिनेट, मतलब अपने नीचे, समझ रहे हो ना, अपने नीचे वाले को मतलब जैसे पार्ट बना लेंगे। आई बात समझ में? तो एक कम्युनिकेशन भी अपन को हेल्प करती है अपनी मैनेजमेंट को अच्छी तरह रन करवाने के लिए। अगर मान लो कि आप अपने बड़े वाले मैनेजर को, जैसे आपसे कोई बड़ा मैनेजर है, आप उसको रफ लैंग्वेज में बोलोगे, अब्यूज़ करोगे, अगर आप उसको मतलब थोड़ी मतलब जैसा होता है ना, मतलब ईगो वाली फीलिंग में बोलोगे, तो ऑब्वियसली बात है भाई वो आपको निकाल देगा। अगर आप पोलाइटली बोलोगे, आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो आपको रखेगा और आपको नई नई टेक्निक बताएगा। और हो सकता है कि आपका मतलब अब वो कर दे, क्या नाम है, मतलब कंपनियों में होता है ना, अरे मतलब एक डिग्री और ऊपर बढ़ा दे, जैसे कि मतलब अपन बोलते हैं ना उसको, जस्ट अ मिनट, मतलब 1 डिग्री और ऊपर बढ़ा देगा। आई बात समझ में? अब इसमें 3-4 चीज और बताई गई है। देखो 6 पार्ट क्या बोलता है, रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क डन, प्रॉब्लम फेस्ड एंड रिजल्ट अचीव टू बॉस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट टू मैनेजर इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। मतलब अब आपने काम तो कर दिया, अब मान लो उसके अंदर मतलब आपने कोई काम डन कर दिया, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, या फिर रिजल्ट जो मिला है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बॉस को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आपको बताना पड़ेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग बोलते हैं। रिपोर्टिंग इन प्रॉपर टाइमिंग हेल्प टू सोल्व प्रॉब्लम। आपने सारा काम कर दिया और आपने रिपोर्ट दे दी ना अपने हेड को, बॉस को, और टाइमिंग प्रॉपर टाइम से, तो अगर मान लो कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आ रखी है ना, तो आप उसको जल्दी तरह सोल्व कर लोगे, विच मेक इजी प्रोसेस टू अचीव द टारगेट, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आप अपने टारगेट को अचीव कर लो। लाइक आपने एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि आप मान लो कोई फैक्ट्री में लगे हुए हो जो कि शूज़ बनाती है, ठीक है ना। अब वो शूज़ बनाती है, तो आपने बताया कि भाई आप मतलब आपके जो बॉस ने टारगेट दिया कि मेरे को ना 100 पीस शूज़ चाहिए आज के दिन में, ठीक है ना। तो आपने रिपोर्ट दी अपने बॉस को कि सर मशीनरी ख़राब हो चुकी है। आपने टाइमली प्रॉपर टाइम पे, मतलब सुबह जैसे 9 बजे आप एंट्री मारे और 10 बजे आपने बता दिया कि मशीन ख़राब हो रखी है, और 10:30 बजे के समथिंग आपने मतलब वो रिपेयर हो चुकी, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी, आपको टारगेट वो, और इससे हेल्प क्या मिली, आपका टारगेट अचीव हो गया। अगर मान लो कि आप वो बताते कि उसको उनको बाद में बताते, मान लो 5, 6, 7, 8 बजे के समथिंग आप बताते उनको कि सर मशीनरी एक्चुअली प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही या फिर ख़राब हो चुकी है, सुबह से ख़राब है, तो क्या आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकते थे आज का? नहीं कर सकते थे ना। तो इसलिए बताया गया रिपोर्टिंग इन द प्रॉपर टाइम हेल्प टू सोल्व द प्रॉब्लम। रिपोर्टिंग अगर आप प्रॉपर टाइम पे दोगे तो आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, और जिससे कि आपको मतलब टारगेट अचीव करने में हेल्प मिलेगी। आई बात समझ में? 7th पॉइंट बोलता है बजटिंग मीन प्रिपेयरिंग अ रिसिप्ट, रिसोर्सेज एंड पेमेंट एप्लीकेशन स्टेटमेंट इन एडवांस बिफोर स्टार्टिंग एनी प्लान। तो सबसे आपको ना बजट बनाना पड़ेगा, मतलब आप कोई काम कर रहे हो उससे पहले आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा कि मेरे पास कितना बजट है और कितना यूटिलाइज हो जाएगा, कितनी रिवेन्यू मैं जनरेट करूंगा, कितना एक्सपेंडिचर मेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बजट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इट हेल्प इन न्यूमेरिकल टर्म्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज सच एज मनी, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मेथड एंड टाइम विच द मैनेजमेंट डील। मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर न्यूमेरिकल टर्म्स होती है जो कि रिक्वायरमेंट करती है रिसोर्सेज का, मनी, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मेथड, ये सभी का इसके अंदर यूटिलाइजेशन होता है। तो बजट बनाना भी आपके लिए अच्छी तरह इंपॉर्टेंट होता है। आई बात समझ में? 8th पॉइंट क्या बोलता है, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बिहाइंड, कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर दैट द अचीव्ड ऑब्जेक्टिव कन्फर टू प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। मतलब देखो कंट्रोलिंग का मतलब है लुकिंग बिहाइंड, मतलब जो चीज़ें आपने करके आए हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उनको देखना कंट्रोलिंग कहलाती है। कंट्रोलिंग का मतलब यही होता है जो आपने टारगेट सेट किया पहले और जो टारगेट आपने अभी बनाया, तो क्या वो मैच कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं कंट्रोलिंग। अगर मान लो वो मैच कर रहा है, अगर वो मैच कर गया तो अपन बोल सकते हैं कि अपनी मैनेजमेंट अच्छी तरह लगी हुई है। अगर मान लो वो मैच नहीं कर पाया तो अपन बोल सकते हैं कि अपनी जो मैनेजमेंट है, जो अपने जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो अच्छी तरह प्रॉपर्ली यूज़ नहीं हुए, उसके अंदर वेस्टेज हो गई है। नेसेसरी करेक्टिव एक्शन मे बी टेकन इफ देयर इज एनी डेविएशन।
कोई भी अगर मान लो डेविएशन आ गया उसके अंदर, तो आपको नेक्स्ट टाइम करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। द कंट्रोल इज़ वेरी इजी व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फिक्स स्टैंडर्ड। कंट्रोल जब इजी हो जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन के पास फिक्स स्टैंडर्ड हो। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग वेदर एनीथिंग अकर इन कंफर्मिटी विद प्लान्स अडोप्टेड, द इंस्ट्रक्शन इशूड एंड प्रिंसिपल एस्टेब्लिश। कुछ नहीं है भाई, इतना कुछ है नहीं। आई बात समझ में आपको? जस्ट अ मिनट, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इम्पोर्टेंट क्या है। हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, तो सुन लो। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन इज आ डेटरमिनेटिव और थिंकिंग फंक्शन। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, वो क्या है? डेटरमिनेटिव है और एक थिंकिंग फंक्शन है, सोचने का फंक्शन है। जबकि मैनेजमेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव और डूइंग फंक्शन। मतलब मैनेजमेंट सोचते नहीं है, मैनेजमेंट को अपन को एप्लीकेबल करनी पड़ती है अपने बिजनेस के अंदर, बट एडमिनिस्ट्रेशन को अपन सोच सकते हैं कि हाँ ये मतलब ये हो जाएगा, बट मैनेजमेंट को अपन जब भी देख सकते हैं कि वो सक्सेसफुल लगी है या फिर सही है जब अपन उसको एप्लीकेबल करेंगे। स्कोप क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड विद द डिसाइडिंग द मेजर ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड विद द डिसाइडिंग ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव। मतलब आपका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है और आपकी पॉलिसी क्या है, उसके अंदर अपन एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। बल्कि मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। जो मैनेजमेंट है ना, वो किससे रिलेट करती है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव से और पॉलिसीज से। एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली ऑन टॉप लेवल फंक्शन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो टॉप लेवल पे ही यूज़ होता है। बल मैनेजमेंट इज लार्जली अ मिडल और लोअर लेवल। जो मैनेजमेंट है ना, वो मिडल पे और लोअर लेवल पे ही मतलब यूज होता रहता है, क्योंकि सीईओ के ऊपर आप कौन सा भाई वो लगाओगे, मैनेजमेंट लगाओगे? वो तो भाई को फाउंडर है ना, समझ रहे हो ना। स्किल्स रिक्वायर्ड कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज करे जाते हैं। इसके अंदर टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स को यूज करी जाती है। मेन फंक्शन क्या है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मेन फंक्शन इंक्लूड इन इट। इसके अंदर डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर द मेन फंक्शन जो कि मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। आई बात समझ में? एग्जाम्पल जैसे मिनिस्टर हो गया, कमांडर हो गया, कमिश्नर हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, वाइस चेयरमैन हो गया, गवर्नर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, जनरल मैनेजर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, एचओडी हो गया, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। यूजेस क्या है? यूज लार्जली इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। और एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो क्या गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के अंदर ज़्यादा यूज होते हैं, और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा यूज होती है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट इज एन साइंस एंड एन आर्ट। देखो, टू आंसर दिस स्टेटमेंट इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट वेदर द मैनेजमेंट प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस एंड आर्ट और इट मे बी रिलेटेड विद बोथ साइंस एंड आर्ट। तो फर्स्ट अपन साइंस पढ़ते हैं। साइंस क्या होता है? साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंटेनिंग पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी। मतलब एक देखो, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि क्या कंटेन करते हैं? पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी को कंटेन करती है। इट डिपेंड ऑन सम पर्टिकुलर रूल्स, जनरल प्रिंसिपल एंड लॉ विच आर कैपेबल ऑफ यूनिवर्स एप्लीकेशन। देखो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये मतलब प्रैक्टिकल रूल्स पे ऊपर डिपेंड होती है, जनरल प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होती है, और एक लॉ पे ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि आपको पता है, एक एग्जांपल बताता हूँ भाई, जस्ट अ मिनट। जैसे सभी को पता है H2+O ये अपन को वाटर देगा, तो ये क्या है भाई? जनरल फॉर्मूला है, ये सभी को पता है। तो ये क्या है? इसमें ही बताया गया कि भाई ये जो पूरे यूनिवर्स में मतलब ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? आप एक बात बताओ, क्या मैनेजमेंट, एक छोटी सी बात सुनना, क्या मैनेजमेंट पूरे यूनिवर्स में एक ही बार एप्लीकेबल होती है? नहीं ना, अपन को डिफरेंट बार भाई मैनेजमेंट लगानी पड़ती है। आई बात समझ में? समझ रही हो? तो अपन बोल सकते हैं भाई ये साइंस तो मतलब कंप्लीट साइंस तो नहीं है, पार्शियल साइंस तो अपन इसको बोल सकते हैं। आई बात समझ में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस पढ़ते हैं अपन। इट इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है।
इट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट यूजेस द साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्वेशन का यूज करती है। इट्स प्रिंसिपल आर इन्वॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इसके जो प्रिंसिपल है ना वो मतलब इन्वॉल्व किस पे करते हैं, बेसिक कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन पे। इट्स प्रिंसिपल आर एक्सट्रैक्ट एंड हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब जो इसके प्रिंसिपल है ना वो एक्सट्रैक्ट होते हैं और यूनिवर्स एप्लीकेबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ साइंस की मतलब क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड एनी फिजिकल साइंस, ठीक है ना, आई बात समझ में। ये कुछ काम का नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ आर्ट, अब देखो एन आर्ट इज एन प्रैक्टिकल स्किल्स, ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट के अंदर भी आप प्रैक्टिकल स्किल्स लगाते हो। इट इज वे ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट, ऑब्वियसली बात है ये थोड़ी मैच डेफिनेशन से कर रही है मैनेजमेंट की, क्योंकि अपन ने मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा था कि भाई अपन को भी क्या करना पड़ता है, अपन को भी ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ अपन को स्किल्स यूज करनी पड़ती है जिससे कि अपना जो अपन रिजल्ट है ना वो अचीव कर सके। इट्स एप्लीकेशन इज गाइडेड बाय द सर्टेन प्रिंसिपल विच आर प्रोवाइडेड बाय साइंस, मतलब जो इसकी एप्लीकेशन है ना वो प्रोवाइड कौन करता है, प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, जिससे कि अपन को क्या मिलता है और जो कि साइंस ने प्रोवाइड करके दी है। फर्दर एन आर्ट इज प्रैक्टिस बेस्ड एंड परफेक्शन इन इट्स एंड कवर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर ही भी यही बताया गया कि ये एक प्रैक्टिस है और प्रोफेशन है जो कि कंटिन्यूअस वे से, मतलब कंटिन्यूअस रोज की रोज करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग एसेट्रा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्ट क्या है, it is an personal skills required to put the acquired knowledge into practice. It includes practical know-how. It result is oriented. It is creative. It result is into realization of goals. It need constant practice and perfection. ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। आई बात समझ में? अब पढ़ते हैं आगे। जस्ट अ मिनट। छोटा सा टॉपिक होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का क्या होता है। मैनेजमेंट विद पोसेस प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब जो कि पोजेस करता है अपन को प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज। जैसे मान लो कि एक प्रोफेशनल है, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं अपन सीए, उसके पास आपको पता है ना सीए के पास किस किस की नॉलेज होगी, ऑडिट की होगी, टैक्स की होगी, फाइनेंस की होगी, इन सभी की उसके पास मतलब नॉलेज होगी। आई बात समझ में, नॉलेज एक्विजिशन। अब मान लो ये सीए ने अपनी ना पढ़ाई किस में करी है, ऑडिट में, तो इसके पास क्या होगी, क्वालिफिकेशन होगी ऑडिट की, मतलब इसको ऑडिट का कंप्लीट आता होगा। आई बात समझ में आ गई, तो इसको होगी नॉलेज एक्विजिशन, मतलब नॉलेज की एक्विजिशन है उसकी, मतलब एक सिमिलर टाइप की उसके पास एजुकेशन है, स्किल्स है, अपन बोल सकते हैं उसको। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑब्वियसली बात है ये प्रोफेशनल एसोसिएशन से मतलब पास आउट होगा। जैसे कि मतलब सीए को बनने के लिए ICAI की मतलब साइन चाहिए होते हैं, मतलब ICAI की सर्टिफिकेट चाहिए होगी, तो ऑब्वियसली बात है इससे ये क्या होगा, इसके खुद का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा, एथिक्स हो गया और सर्विस मोटिव होगा। आजकल आपको पता ही है सीए सर्विस देते हैं बड़े बड़े बिजनेस, आज के दिन इंडिया में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो सीए हायर करते हैं, वो अपना सारा काम ना वो सीए को देते हैं। आई बात समझ में आपको? और ये इसके अंदर थोड़ा क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन इंडिया ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। मेजर पोर्शन ऑफ अवर इकोनॉमी इज अनऑर्गेनाइज्ड। आपको पता ही है कि भाई अपनी जो मेजर ऑफ मतलब इंडिया के अंदर मेजर जो इकोनॉमी है ना वो अनऑर्गेनाइज है, इसलिए अपन को प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए होती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के दिन इंडिया इतनी डेवलप नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने पास कमी है। लेस यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अपने पास तो टेक्नोलॉजी इतनी है ही नहीं, जैसे मतलब जापान के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, अपने पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अपन अपनी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं है, अपने पास लेस यूटिलाइजेशन है किसका, रिसोर्सेज का। लो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, लो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी अपने पास। वाइडर स्प्रेड पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, आप देखते हो इंडिया के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है और पॉवर्टी है। आई बात समझ में?
तो फ्रेंड्स आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यूनिट फर्स्ट। अब अपन सेकंड यूनिट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई थिंक सो आपको यूनिट फर्स्ट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।